जरा याद दिलाना मुझे, क्या पढ़ाया था भाई लास्ट क्लास में, थोड़ा याद दिलाओ। इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाना है क्या? उसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था क्या तुम लोग को? बहुत सही। आओ थोड़ा सा रिकैप किया जाए, हल्का सा रिकैप करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे वापस से। मान लो कॉन्फिडेंस बूस्टर है भाई उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ रखा है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए ये एकदम से शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो इधर चार्ज रख लेते हैं, सपोज करो 2 कूलम का। कितने कूलम का? यहां से ये पॉइंट ले लेते हैं P, क्या ले लेते हैं? पॉइंट। और यहां से इस पॉइंट P पर मान लो सपोज करो ऐसे कर लेते हैं कि ये दूरी है 10 मीटर। कितना मीटर डिस्टेंस है बोलो? तो एक काम करो जरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, तो पहले मुझे बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? KQ बाय। बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला होना चाहिए भाई KQ बाय, तो K की वैल्यू तो फिक्स है ना, 9 इंटू 10⁻⁴। तो VP बराबर K की जगह बोलो क्या रखें? 9 इंटू 10⁻⁴। इंटू में चार्ज की वैल्यू बोलो क्या रखें? चार्ज की वैल्यू डिवाइड बाय दूरी बोलो कितनी रखें? दूरी बोलो 2 1 जा 2 2 5 जा। तो VP बराबर आ गया 9/5 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट। हाँ ना बोलो, क्या ये बात सही है? अच्छा अगर मैं कहूं कि यार इसी पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, क्या कैलकुलेट करूंगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो क्या होना चाहिए? KQ बाय। बहुत बढ़िया। पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R का। बहुत बढ़िया। अच्छा फिर से बताओ, पोटेंशियल निकालते टाइम चार्ज का साइन लेते हैं? हाँ ना बोलो, लेते हैं नहीं लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम चार्ज का साइन लेते हैं? अरे पक्की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम चार्ज का साइन नहीं लेते, पोटेंशियल निकालते टाइम चार्ज का साइन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आई बात समझ में। अच्छा एक और बात बताओ, बहुत छोटी सी, चलो रिकैप। एक काम कर, ये पॉइंट A और ये पॉइंट A और ये पॉइंट, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है, कितने कूलम का चार्ज? और मैं इस चार्ज को लेके आना चाहता हूं A से B तक। कहां से कहां तक? बोलो, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला बोलो भाई, WAB अपॉन चार्ज कितना बराबर, शाबाश, बराबर क्या होना चाहिए? VB माइनस, भाई A से B लेके जाऊंगा तो क्या होगा? B माइनस A, और अगर मैं इसको B से A लेके आऊंगा तो A माइनस। क्या ये बात तुम्हें आती है? अगर तुम इस बात के पक्के हो तो आज थोड़ी आगे की कहानी हम लोग शुरू करेंगे। बोलो क्लियर है? ये प्री नॉलेज है जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखो जरा, आओ, हम पढ़ रहे थे, एक दो टॉपिक हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। टॉपिक का क्या नाम है भाई? आइए, टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज की जो पूरी क्लास है ना वो लगभग इस पर चली जानी चाहिए। हम जरा दिमाग लगा के समझेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्चुअली क्या होते हैं, ठीक है। देखें इधर, इस वर्ड को 2 पार्ट में आप ब्रेक कर दो। इक्वी माने इक्वल, और पोटेंशियल का तो मतलब तुम लोग समझते ही हो। तो ये बेसिकली वो सरफेसेस हैं जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? इसमें कोई टेंशन वाली बात? आओ लॉजिक समझते हैं, कॉन्सेप्ट। शायद मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, फिर से बता देता हूं। देखो एक बारी, मान लो भाई इधर चार्ज है, या एक काम करो चार्ज को और अच्छे से बना लेते हैं। मान लो इधर चार्ज है 2 कूलम, दिख रहा है ना सबको? कितना चार्ज है? ठीक है। अब लॉजिक समझना फिर से, कितना कूलम का चार्ज है? 2 कूलम। बहुत बढ़िया। यहां से मैं क्या काम कर सकता हूं? 2 मीटर की दूरी पे गया और इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता किया।
इस पॉइंट पे क्या पता किया? पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी अभी सिखाया मैंने, के क्यू बाय बहुत बढ़िया। तो अगर मैं मान लो पोटेंशियल निकालूं जिसका फॉर्मूला के क्यू बाय, अच्छा के की वैल्यू तो फिक्स है भाई, 9 गुणा 10 की पावर 9, चार्ज कितना, दूरी कितनी, 2 ने 2 को मार दिया, आंसर आया 9 इंटू 10 की पावर 9। बोलो सही है भाई? यहां पे पोटेंशियल निकल गया 9 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट। बोलो सही है? फिर इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, दूरी हर तरफ बराबर रखी, 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर। बोलो सही है? अब इधर से 2 मीटर की दूरी पे मान ले मैं यहां पे पोटेंशियल निकालता हूं, तो पोटेंशियल तो क्या आएगा? क्योंकि दूरी क्या है यार, हाँ ना बोलो। तो अगर इधर भी पोटेंशियल निकाला तो इधर भी कितना आया, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर, इधर निकाला तो इधर भी कितना आया, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर, और इधर भी निकालोगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर। मैंने अपना दिमाग चलाया और मैंने ये पाया कि यार केवल इधर ही नहीं, अगर यहां से मैं कहीं भी क्यों ना चला जाऊं, लेकिन मैं जब तक दूरी बराबर रखूंगा, क्या हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आएगा? यार हाँ ना तो बोलो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा? फिर मैंने फर्दर दिमाग चलाया कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि इन सारे पॉइंट्स को मैं ऐसे जोड़ दूं, तो ये एक सरफेस बन गया। ये क्या बन गया? और ये ऐसा सरफेस है कि जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो पोटेंशियल क्या निकलेगा? सेम। बात कुछ दिमाग में घुसी? इस सरफेस को नाम दिया गया क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या नाम दिया गया इसको? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी माने इक्वल, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? सेम। ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, इसको चला लो। V का फॉर्मूला के क्यू बाय आर है, पढ़ा ना अपन ने? अगर तुम किसी भी कंडीशन में इस R को कांस्टेंट कर दोगे तो हर पॉइंट पे V क्या हो जाएगा? सेम। और इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते चले जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, तुमको सिर्फ R को क्या कर देना है? कांस्टेंट। और सरफेसेस कैसे बन जाएंगे? इक्विपोटेंशियल। कैसे बन जाएंगे? बात पल्ले पड़ी। ऐसे और सरफेस भी बना सकते हो। अब दिमाग लगा के बताना, ये दूरी मान लो 3 मीटर है, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर होगा या अलग अलग होगा? बराबर या अलग अलग? अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगा। पोटेंशियल घटा, लेकिन क्योंकि इस चार्ज से इसकी हर तरफ दूरी 3 मीटर ही है, इसलिए ये भी एक कैसा सरफेस है? ऐसे कितने ही सरफेस तुम बना सकते हो, सारे क्या बनते चले जाएंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात पल्ले पड़ी। डेफिनेशन लिखवा दूं? किताबों में ये नहीं दिया है, किताबों में सीधी क्या दी है? डेफिनेशन। तो लिखो जरा, डेफिनेशन लिखो इक्विपोटेंशियल की। लिखना, दे आर दी सरफेसेस, दे आर दी सरफेसेस at every point of which at every point of which potential is same, at every point of which potential is same। भाई ये वो सरफेसेस हैं जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? सेम। पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा। ऐसे सरफेसेस को क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बात कुछ समझ में आई? हाँ ना बोलो यार। बहुत बढ़िया। अगर किसी को एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो। ये उतारना है? उतार लिया था पहले ही, ठीक है। अगली लाइन में एक स्टार लगाओ, सितारा। हाँ, 5 सितारा नहीं, खाली सितारा। सितारा इसलिए क्योंकि ये पॉइंट आया है भाई पेपर में। सितारा लगाओ।
सितारा, सितारा ऐसे लगेगा, देखो सितारा, ऐसे मत लिख लेना सितारा है। एक लड़के को लिखे देखा था मैंने कॉपी में, ऐसे लिखे बैठा था, कह रहा 5 सितारा। नहीं नहीं, रिवीजन नोटबुक में कई साल पहले की बात है, ऐसे लिख के बैठा था। चलो तो लिखो, एक लाइन लिखो, इस पे सवाल आए हैं पेपर में, लिखो नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ चार्ज between 2 points, between 2 points on an equipotential surface, between 2 points on an equipotential surface। आओ जरा समझें इस बात को, बहुत दिमाग लगा के देखेंगे। देखो मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इधर देखो, मान लो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मैं कहता हूं यार ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, और मेरे पास एक चार्ज है, चलो 5 कूलम मान लेते हैं। कितने कूलम का चार्ज है? मेरे दिल में इच्छा हुई कि मैं इस चार्ज को यहां से यहां लेके आऊंगा। लाइन ये कहती है कि ऐसा करने में आपको कोई वर्क करना, अब क्यों भाई, आंख बंद करके तुम मेरी बात क्यों मानोगे? आओ इस बात का क्या कर लें, प्रूफ। चलो एक काम करते हैं, वर्क निकालते हैं। वर्क का फॉर्मूला अभी क्लास शुरू होते ही मैंने तुम्हें बताया था। क्या है वर्क का फॉर्मूला? ए से बी तक आना है तो फॉर्मूला होता है WAB अपॉन चार्ज। चार्ज कितना? बराबर क्या होना चाहिए? VB माइनस, यार हाँ ना तो बोलो, बराबर क्या होना चाहिए? VB माइनस। अच्छा, ये कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल की परिभाषा क्या है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब इस कंडीशन में VB और VA आपस में क्या होगा? नहीं आया, नहीं आया। अरे भाई VB और VA आपस में क्या होगा? क्योंकि सरफेस इक्विपोटेंशियल है। और अगर VB और VA बराबर हो गया भाई तो WAB बाय 5 बराबर क्या आया? तो WAB बराबर क्या आया? हैंस प्रूव्ड, हैंस। इसका मतलब हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव कराने में। क्या तुम्हें मेरी बात पल्ले पड़ी? उतार फटाक से। प्रैक्टिकली भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है वहां पे हमको वर्क करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों फिजिक्स की भाषा में सेम ही है। अच्छा, मतलब एक्चुअली मूव कराएं तो हाँ, क्या हम तो कंजर्वेटिव फील्ड ले लेते हैं ना भाई। 100% कंजर्वेटिव नहीं होता, हम आदर्श परिस्थितियां लेते हैं हमेशा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आया पेपर में, इसके ऊपर क्या आया बताऊं? क्या आया? तुम ही लोग से पूछूंगा। देखो पहला मौका तुम्हें, ये उतार लो पहले, इसमें बहुत सवाल आए हैं भाई। हाँ, आंसर तो 0 ही है, लेकिन वो घुमा फिरा के दे देता है क्वेश्चन को। रब कर दूं क्या इसको? बोलो। ठीक है, आओ जरा इधर देखो सवाल क्या पूछा उसने। बड़ा मजेदार सवाल पूछा था, समझना ध्यान से। उसने क्या बोला? ये इस सर्कल का सेंटर है, यहां पे एक चार्ज रखा है Q। कितना चार्ज रखा है? Q। फिर बोला ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B और ये एक पॉइंट है C। उसने कहा कि मेरे पास एक और चार्ज है Q, मैं पहले इस चार्ज को A से B लेके गया और फिर इस चार्ज को B से, पहले A से B और फिर B से,
उसने हमसे सवाल पूछा, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था, सीधा क्वेश्चन था, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ ए बी का वर्क डन बड़ा होगा बी सी के वर्क डन से, ए बी का वर्क डन छोटा होगा बी सी के वर्क डन से, ए बी का वर्क डन बराबर होगा बी सी के वर्क डन से, और पार्ट नंबर 4 दैट डाटा इज इनसफिशिएंट। 30 सेकंड सोच लो, 30 सेकंड सोच लो, जो पढ़ाया उसी के ऊपर सवाल है, बोर्ड का क्वेश्चन है भाई। सी नहीं गलत नहीं हो सकते। अच्छा, इनके साथ थोड़ा सा तो बेचारों के साथ अच्छा सलूक करो, बाकियों को बुरा मत फील कराओ। कोई तो फर्स्ट वाला भी बोल दो यार। कितने लोग कह रहे हैं फर्स्ट वाला सही है? सेकंड के लिए, फोर्थ के लिए नहीं, थर्ड सही है। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता ये आंसर 0 ही होगा? अब इस सवाल में ध्यान से समझो, उसने बहुत ध्यान से समझना, उसने ये नहीं कहा कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये उसने नहीं कहा, लेकिन दिमाग लगाओगे अगर तो पाओगे कि यार ये दूरी भी रेडियस ही होगी और ये दूरी भी और ये दूरी भी। अब अगर इस चार्ज की वजह से मान ले यहां पे पोटेंशियल निकालूंगा, क्या निकलेगा? के क्यू बाय। इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालूंगा, बोल क्या निकलेगा? और इसकी वजह से यहां पे निकालूंगा, बोल क्या निकलेगा? तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी ये कैसा सरफेस बन गया? इक्विपोटेंशियल। इसलिए मैंने तुम्हें डेफिनेशन नहीं लिखवाई, पहले लॉजिक समझाया कि आर अगर कांस्टेंट हो रहा है तो वो सरफेस क्या बन जाएगा? इक्विपोटेंशियल। दिया नहीं था क्वेश्चन में, येट इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसलिए वर्क डन हमेशा क्या निकलेगा? 0। यही नहीं, कहीं भी ले ले पॉइंट, कहीं पे भी वर्क डन क्या आएगा? 0 बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन। लॉजिक समझ आया? सवाल उतार, इसको उतार फटाक से। सर्कल नहीं है तो फिर नहीं है, फिर नहीं। हाँ बिल्कुल, इस सवाल में मेंशन था कि सर्कल के सेंटर पे चार्ज रखा है। क्वेश्चन में सर्कल नहीं दिया है एंड उसके बाद ये दिया है कि सबका जो डिस्टेंस है वो 555 है, तो हाँ ऐसा पॉसिबल ही सर्कल के लिए है सिर्फ, कि अगर सारी दूरी 555 है तो वो सर्कल ही बनेगा फिर मैथमेटिकली। कार्तिक चौधरी, सोना नहीं है बेटा, झोटे खा रहे हो तुम। हाँ अजीब है। ला 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 ला। अब देख रहे हो, कॉन्सेप्ट कुछ समझाया जाता है पेपर में, उसका कितना मॉडिफाइड वर्जन आता है। ये फर्क है 10th में और 12th में। 10th में अगर तुम होते तो डेफिनेशन पूछता कि चलो बताओ बेटे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, और तुम्हें लगता वाह 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 हम साइंटिस्ट, हमने तो डेफिनेशन लिख दी भाई, अब क्या है, इससे ज्यादा थोड़ी है कुछ भी, हमें सब आता। आगे बढ़ा जाए, एक और सवाल आया, इस पे जितने भी सवाल आए मैं सारे करवा दूंगा अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस के, वो भी हो जाना चाहिए तुमसे। बोलो बताऊं? अब ये वाला तुम्हें अब आसान लगेगा। जब मान लो ये उसने ऐसे ही दिया, ये एक सर्कल दे दिया वापस से, और उसने कहा कि यार इसके सेंटर पे वापस से चार्ज रखा है Q, ये एक पॉइंट A और ये एक पॉइंट, बोला यार एक चार्ज है 10 कूलम का, उसको यहां से यहां लाना है, बता वर्क डन बोलो, वर्क डन बोलो 0, खत्म। इसका भी आंसर क्या रहेगा? 0, क्योंकि सर्कल के सेंटर पे रख दिया तो वापस से क्या बन गया? इक्विपोटेंशियल। तो इसका भी वर्क डन क्या होगा? 0। एक सवाल उसने ऐसे पूछा था, मैं ओरली पूछ रहा हूं तुम लोगों से, एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट थी कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ 500 माइक्रो कूलम्ब चार्ज from one point to another on an equipotential surface। बोलो 0।
जहां कहीं भी इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख जाए, वर्क डन की बात दिख जाए, आंसर हमेशा क्या आएगा? बोलो क्लियर है? हाँ ना बोलो यार, ये भी उतार लो। वैसे तुम्हारे क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारी बुक्स में, मॉड्यूल में दिया हुआ है क्वेश्चन, आंसर उतारो। अरे आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड के भाई। हाँ, नंबर फ्री के ही होते हैं, बोर्ड में कोई अफलातून फिजिक्स नहीं पूछी जाती। बट दिक्कत यह है कि हमारे बच्चे अफलातूनी होते हैं। हो गया? आंसर लिख लेना। ये दिया नहीं हुआ, लेकिन ये लेट कर लेना, ये आर है, ठीक है, रेडियस आर है। ओके, आगे बढ़ा जाए। एक और सितारा लगाओ, लिखो, स्टार लगा के लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस पे भी क्वेश्चन आया भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू एन इक्विपोटेंशियल। कहता है यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। आओ समझते हैं कैसे, प्रूफ करते हैं इस बात का। प्रूफ ध्यान से समझना। पिछली डेरिवेशन में यार मैंने वर्क डन का एक फॉर्मूला बताया था कि वर्क डन बराबर ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, याद है? जिन लोगों ने पिछली डेरिवेशन नहीं पढ़ी है उनके लिए ये फॉर्मूला उनको भी याद करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू बराबर ई वेक्टर डॉट डी एक्स। अच्छा एक बात तो बताओ जरा, सारे लोग बताना, इसका 12वीं से कोई लेना देना नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा होगा ना? साइन या कॉस है? झूठ बोल रहे हो तुम लोग, साइन होएगा यार। अच्छा कितने लोगों को लग रहा है साइन होगा? बिल्कुल दिल पे हाथ रख के सच सच बता दो। अब नहीं बोलेगा कोई सा, अब मुझे पता है कोई सा बोलेगा नहीं। प्रगुण मैं सही कह रहा हूं ना? पता नहीं, मेरे को तो पता लग रहा है। साइन कॉस, अब कह दो कॉस होता है। साइन कब लगेगा? जब क्रॉस होगा। अब ये इतनी सी बात याद रख लो, इसको भूलना नहीं। चाहे तुम्हें पूरा वेक्टर आता हो ना आता हो, ये बात जरूर आनी चाहिए कि ए डॉट बी कॉस के बराबर और ए क्रॉस बी साइन के बराबर। अब सुन, इधर क्या है? ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, तो मतलब इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा? ई डी एक्स कॉस थीटा। क्या बनेगा यार? ई डी एक्स कॉस, नहीं आया, ई डी एक्स कॉस। अच्छा अभी अभी प्रूफ किया, देखियो, फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर एन इक्विपोटेंशियल डी डब्ल्यू बराबर, यार अभी तो साबित किया इक्विपोटेंशियल के लिए वर्क डन क्या होता? अब वर्क डन 0 मेरे भाई, तो ई डी एक्स कॉस थीटा बराबर, तो ई तो 0 हो नहीं सकता। अबे चार्ज है तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना भाई। dx 0 नहीं हो सकता क्योंकि मूव मैं करा रहा हूं, तो सीधी सीधी सी बात है कि cos थीटा क्या होगा? है ना? cos 0 की वैल्यू 0 होती है ना? है 0 की होती है 90 की होती है? 90 की। तो cos थीटा बराबर क्या आया? cos 90, तो थीटा बराबर, एंड हेंस प्रूव्ड। उतार डालिए, प्रूव आया भाई पेपर में 2 नंबर का, 2 नंबर का प्रूफ। क्या वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले? साइन कॉस की वैल्यू निकालना है, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 फिर स्क्वायर रूट। हाँ सिखाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी भाई, ये भी करेंगे हैं? निकल आते हैं बहुत से चिरकुट। कॉस 90 को जो है 1 बोल देते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई कमी नहीं है बेटे, हमारी पूरी सिंपैथी है तुम लोगों के साथ, बिकॉज
for last 2 years you have been studying at your homes and you don't know what actually education is. और अभी तो एजुकेशन का लेवल बहुत बहुत ऑलरेडी डाउन स्टेट में है, धीरे धीरे सही होगा. सम पीपल वर थिंकिंग के अभी हमारे पास जो 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे, अबे साइलेंट कर दे इसको, जो 12th में पढ़ रहे हैं वो तो अभी राम राम बज रहे हैं. वो कह रहे हैं कि सर एग्जाम कैंसिल हो जाए, 12th के मजा आ जाए. मैं चलो ठीक है, तुम एक काम करो, हवन हवन कर लो इस काम के लिए, क्या पता एग्जाम कैंसिल ही हो जाए. तो अभी तो ये थिंकिंग है. कुछ पेरेंट्स हैं जो उठ उठ करके बार बार पिटीशन लगा देते हैं कोर्ट्स में कि भाई कोरोना फैल रहा है और इन बच्चों के एग्जाम मत लो और दे आर एट रिस्क. लेकिन मजे की बात है कि कोरोना सेलेक्टिव है. पेरेंट्स को ऐसा लगता है दैट कोविड इज सेलेक्टिव. व्हाई इट इज सेलेक्टिव? बिकॉज कोविड शादियों में नहीं फैलता, कोविड शॉपिंग मॉल्स में नहीं फैलता, जब बच्चे पार्क्स में घूमते हैं तब नहीं फैलता, बट व्हेन दे आर एट स्कूल वो फैलता है. मैं आप 25 ऑफ दिसंबर को आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाकर के देख लो, कुत्ते की तरह भरे हुए मिलेंगे तुम्हें, मतलब तुमको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, और तब नहीं फैलता. बट ये मेंटेलिटी है इंडियंस की ना कि बस ठीक है जितना बचा जाए उतना बचो. क्योंकि उन पेरेंट्स को जिनके बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी, उन्हें मालूम है कि बच्चा पढ़ा नहीं है और ऑनलाइन अगर एग्जाम हो जाएगा या एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे. ऐसे नंबर किसी काम के नहीं है. बिना नॉलेज के नंबर को कोई नहीं पूछेगा. 100 में से देखो, बात को समझो, बेशक से तुम्हारे पास IIT की डिग्री है, डिग्री तुम्हें एलिजिबल जरूर बना देगी बट तुम्हें जॉब नहीं दिला सकती. उस डिग्री के दम पे तुम इंटरव्यू में बैठ जाओगे, याद रखना मेरी बात को, वो तुम्हें इंटरव्यू में बिठा देगी, जॉब नहीं दिला पाएगी. जॉब के लिए तो तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए, कोई काम की नहीं है. जब तक नॉलेज नहीं, कोई डिग्री काम नहीं आएगी. इसलिए इस बात को ध्यान रखो. ये बात पल्ले पड़ गई? पक्की बात. अब एक चीज और है जिसको कहते हैं कि यार इक्विपोटेंशियल सरफेस के ना डायग्राम बनाने को और आते हैं. तो ना बहुत पहले आया करते थे, कभी सन 2002 2003 में. तो इनके मैं तुमको फोटो भेजूंगा आज ग्रुप के ऊपर, वो एज इट इज अपनी कॉपियों में क्या कर लेना, छाप लेना. उसके अलावा और कुछ नहीं है. इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एक नई चीज अब शुरू कर रहे हैं, ध्यान लगाओ. यहां से ध्यान देना शुरू करो. अब यहां से पेपर में आएगा ही आएगा. अच्छा एक बात बताओ, नाम सुने हो इस चीज का? नाम सुने हो? कितने लोगों के स्कूलों में गॉस लॉ पढ़ा दिया? हाथ खड़े करो. गॉस लॉ पढ़ा दिया? और अगर गॉस लॉ पढ़ा दिया तो ये पक्का पढ़ाया होगा भाई. और मुझे तुम्हारी शक्लें देख के लगता है तुम्हें ये पता भी नहीं है कि ऐसा कोई नाम था भी, एरिया वेक्टर. आओ चलो समझते हैं. अब समझने पे जोर देना. अच्छा एक बात बताओ, एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर? मेरे हिसाब से तो स्केलर है. क्यों? जैसे मान लो मैंने बोला कि ये स्क्वायर है और इसका एरिया मैं कहता हूं चलो 2 मीटर स्क्वायर है, तो कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटी हुई ना. इसमें तो डायरेक्शन का कोई लेना देना है ही नहीं यार. हाँ ना बोलो भाई. एरिया में डायरेक्शन क्यों लिखेंगे? ऐसा थोड़ी है कि ईस्ट में अलग एरिया होगा, वेस्ट में अलग. अब इस स्क्वायर को कहीं भी ले जा, इसका एरिया कितना रहेगा? ये तो चेंज नहीं होने का ना यार. नहीं आया ये तो चेंज. लेकिन फिर मैंने क्यों लिखा एरिया वेक्टर? मैं तो एरिया के साथ वेक्टर लगा गया. तो समस्या है. समस्या नहीं है, समझो, कंडीशन है. फिजिक्स में कुछ भी पॉसिबल है. वैसे ये बात सही है कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन तुमने अगर ऑब्जर्व किया हो तो हम शायद दिल्ली को नॉर्थ दिल्ली, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बोलते हैं. हमने ऐसे इंडिया को भी डिवाइड कर रखा है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया. अब अगर एरिया स्केलर क्वांटिटी है तो तुम ऐसे ये डायरेक्शन लगा के क्यों बोल रहे हो? ताकि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको किसी पार्ट को लोकेट करने में क्या हो, आसानी. ऐसा तुमने क्यों किया? क्योंकि जिस पार्ट को तुम रेफर कर रहे हो वो बहुत बड़ा है, वो बहुत ही. तो कहने का मतलब ये है कि जब एरिया बहुत बड़ा हो मेरे पास, तो उस एरिया के किसी छोटे से हिस्से को मैं क्या मान सकता हूं, वेक्टर. पूरे एरिया को नहीं, उसके किसी छोटे से हिस्से को. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मैं ये कह दूं ये एक
एरिया है कोई, मान लो ये एरिया है एस। क्या एरिया है? क्या मैं इस पूरे को वेक्टर मान सकता हूं? नहीं, मैं इस पूरे को वेक्टर, मैं इसके किसी छोटे से हिस्से को, बिल्कुल छोटे से हिस्से को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ds। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जहां कहीं भी d लग जाता है उसका मतलब है कि क्वांटिटी बहुत छोटी है। इसके बहुत छोटे से हिस्से ds को वेक्टर मान सकता हूं, लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, इसको याद रखना। और कंडीशन ये है कि इस ds का जो यूनिट वेक्टर होगा, अब जिन्होंने 11वीं में नहीं पढ़ा उनको अब तकलीफ होगी यहां पे, इस ds का जो यूनिट वेक्टर होगा, सच सच बताओ कितने लोगों को पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है? मजाक से हटके बस 2 लोगों को, और ये 11th क्लास के वेक्टर्स में था। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी वेक्टर की दिशा को बताता है। अभी तुम्हें बस इतना याद रखना है, ये किसको बताता है? डायरेक्शन। किसको बताता है? तो कंडीशन ये है कि ये जो इसका जो एन कैप होगा, यानी कि जो एरिया वेक्टर होगा, वो हमेशा इस ds के 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए? कितना डिग्री होना चाहिए? कंडीशन मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एन कैप मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ds। एन कैप मस्ट बी परपेंडिकुलर टू। अब अगर ये पूछोगे कि भाई ये परपेंडिकुलर क्यों होना चाहिए, तो इसकी जड़ें फिर से 11वीं के वेक्टर पे पहुंच जाती हैं, और उस पे मैं अभी जाना अब कोई मतलब भी नहीं रहा। ठीक है, वो कहानी खत्म हो गई। एन कैप मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ds। अगर एन कैप परपेंडिकुलर है ds के, तब इस एरिया को वेक्टोरिकली लिख सकते हो। लिखने का एक ही तरीका है कि ds वेक्टर बराबर एन कैप डॉट ds। रात के 2 बजे भी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पेपर में कोई नहीं पूछेगा। आज तक पिछले 20 साल का सीबीएसई का इतिहास मुझे याद है, ये नहीं पूछा कि डिफाइन कर दे एरिया वेक्टर क्या है। क्यों जरूरी है? आगे सवाल करेगा अभी न्यूमेरिकल गॉस लॉ के, डेरिवेशन करेगा गॉस लॉ की, इसकी जानकारी जरूरी है। इसके बिना डेरिवेशन समझ में, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, किसी बहुत बड़े एरिया के छोटे से एरिया को वेक्टर मान सकता है, बशर्ते कि उसका यूनिट वेक्टर क्या हो? अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उस एरिया को वेक्टोरिकली लिखने का तरीका ds वेक्टर बराबर एन कैप डॉट ds। पल्ले पड़ा? हाँ ना बोलो, उतार ले भैया, इसके बिना नहीं ना आएगा गॉस लॉ। हाँ बेटा, हाँ एन कैप यूनिट वेक्टर है। हाँ अभी आज गॉस लॉ हम स्टार्ट कर देंगे। गॉस लॉ की स्टेटमेंट तक मैं आज लिखवा दूंगा तुम लोग को ना, लेकिन उसकी जैसे कहते हैं ना इन डेप्थ स्टडी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन लाएगा ही लाएगा पेपर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा अभी, 7 सितारा आएगा सीधा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फ्लक्स मैग्नेटिक भी है, और वो मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे। ठीक है, तो 2 तरीके का फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। समझना बात को ध्यान से, लिखना बंद करो, इधर देखो। एक लाइन में समझाता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फालतू फंड की बात नहीं कोई। ये फील्ड लाइंस बनाई है मैंने। क्या बनाई है? क्या बनाई है? कितनी है गिनी हो? यही फ्लक्स है, खत्म। मुश्किल क्यों करना जब आसान है? अरे कितनी फील्ड लाइन है? यही क्या है? लिख, डेफिनेशन लिख। अरे भाई ये तो मैंने 5 ली ना, ये ले। बात को समझ, डेफिनेशन लिख, समझ आ जाएगी। लिख, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ
इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing through a closed surface. The total number of field lines passing through a closed surface. ये closed surface है, इसमें जितनी फील्ड लाइन पास हो रही थी वही क्या है, फ्लक्स. लेकिन अब ठहरो, बात समझ में आ गई फ्लक्स क्या है. लेकिन यार एक दिक्कत है यार, दिक्कत थोड़ी ठीक सी है. अच्छा, मैंने तो तुम्हें ये बताया था कि फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी होती हैं, ये एक्चुअली तो होती नहीं है. तो अब यहां पे तो मैंने इनको तुम्हें ड्रॉ करके दे दिया, तुमने बड़े मजे से गिन दिया जी 6 पास हो रही हैं, हमने कह दिया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. अगर ये दी ना हो तो तब फ्लक्स कैसे निकालोगे, तब तो परेशानी हो जाएगी. लेकिन टेंशन नहीं लेने का, तरीका है अपने पास. इसमें से पता लगा ले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड है E, एक छोटा सा एरिया वेक्टर मान ले ds, और इसका एक यूनिट वेक्टर भी मानना ही पड़ेगा n के परपेंडिकुलर, वो भी. अब क्या कर, वैज्ञानिकों ने पूरा दिमाग लगा, बोले क्या काम करो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लो E वेक्टर, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करो ds वेक्टर से, एरिया वेक्टर जो पढ़ाया था अभी, और इसका कर दे इंटीग्रेशन. क्या कर दे, कहां से कहां तक, पूरे सरफेस पे. जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो क्वांटिटी क्या है, फ्लक्स. हाँ, अब निकल गए होंगे प्राण. अभी तक तो मजा आ रहा था, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन, ठीक है भाई, ओहो बहुत बढ़िया. अबे लॉजिक समझ आया. अगर फील्ड लाइन दी नहीं हुई, क्योंकि फील्ड लाइन तो होती ही नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल है, हमने बना रखा है कॉन्सेप्ट. अगर फील्ड लाइन की संख्या नहीं पता तो कैसे निकालेगा, ई वेक्टर का डॉट कर ds वेक्टर के साथ इंटीग्रल कर, जो क्वांटिटी निकलेगी वो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या आएगी, ओके. ऐसा यूनिट बोल सकता है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बोल. अरे तुम्हें तो याद होगी, बोलो, न्यूटन पर एरिया की यूनिट. ये आया है पेपर में 1 नंबर में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट बता. भूल जाते हैं लौंडे, ठीक है. वेबर लिखाते हैं क्योंकि वो याद रह जाती है. और वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की है, किसकी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है, न्यूटन पर कूलम मीटर. अच्छा लगा, थोड़ा साइंटिस्ट वाली फीलिंग आई. उतार, फॉर्मूला बहुत जरूरी है पूरे सरफेस के लिए. पूरा एरिया इसका स्फेयर है तो 4πr². चिंता मत कर, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. अभी जब कैलकुलेशन करनी शुरू करेंगे सारा सवाल करा दूंगा, परेशान नहीं होने का. मैं एकदम से नहीं डरा सकता ना, धीमे धीमे डराऊंगा यार. असल फॉर्मूला तो वही है, ये तो थोड़ा ठीक है, मतलब तसल्ली देने के लिए, ठीक है.